चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने भारत में भी दी दस्तक। कर्नाटक में 2 मामलों की हुई पुष्टि। अहमदाबाद में 1 मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय रख रहा है स्थिति पर नजर। देश भर में मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। संगत से उनकी शिक्षाओं पर चलने का किया आह्वान। खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सौजन्य से फरीदाबाद में 8 से 13 जनवरी तक आयोजित होगा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। हरियाणा की संस्कृति से रूबरू होंगे कश्मीर के युवा। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में भाजपा की जीत का किया दावा। कहा, भ्रष्टाचार से मुक्त करने का नाम लेकर सत्ता में आए केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसे। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। चीन में फैल रहे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में HMPV संक्रमण पाया है। 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है। उधर अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा भी इस संक्रमण से ग्रसित मिला है। वहीं केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। 3 महीने की बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 8 महीने के बच्चे का इलाज जारी है। दोनों संक्रमित बच्चों और उनके परिजनों का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि HMPV पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी प्रवसन संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। वहीं ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र सांस की बीमारी के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही चीन में किए जा रहे उपायों की जानकारी दे रहा है। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट पर हैं। इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। देश भर में आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता की भलाई के लिए गुरु गोविंद सिंह की निस्वार्थ भक्ति नागरिकों को प्रेरित करती रहती है। गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा समानता और न्याय की वकालत की। राष्ट्रपति ने कामना की कि गुरु गोविंद सिंह की शाश्वत शिक्षाएं देश को धार्मिकता, शांति और सद्भाव के मार्ग पर ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के विचार नागरिकों को प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पर शीश नवाया और अखंड पाठ में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने निशान साहिब पर भी माथा टेका और प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली व समृद्धि की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने संगत को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों ने समाज व धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और समाज व राष्ट्र के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा ये इतिहास है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके बेटों ने जो देश
समाज और राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए जो बड़ी कुर्बानियाँ दी। चमकौर साहिब में उनके दोनों बेटों को जिस प्रकार से दीवारों में चुनवा दिया गया, एक पूरी बड़ी कुर्बानी अगर किसी परिवार ने दी है तो गुरु गोविंद सिंह जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने प्रदेश में केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इस बार भी तीव्र गति से विकास किया जाएगा, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक हर माह गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की दिक्कत आती है तो वे उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। वहीं लोहारू प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की एजेंसियां कार्य कर रही हैं और सरकार पारदर्शी ढंग से काम कर रही है। प्रदेश का नागरिक बिना भय के सुखमय जीवन व्यतीत करे, यह सरकार का प्रयास है। कहा है किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी होगा वो बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। एक दलित बेटी ने वहां पर आत्महत्या की है, उसका सुसाइड नोट है, उसकी जांच चल रही है। इस प्रकार से आवेश में आकर के उन्होंने ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, परंतु सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। कोई किसी को दबाव में नहीं आएगी। जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार विंग के जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव करवाने पर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। वहीं गुरुद्वारा नाडा साहिब के मुख्य ग्रंथी जगजीत सिंह व श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। सैनी ने जो वादा किया सी इलेक्शन विधान सभा तो पहला कि जेकर उन्होंने पार्टी की सरकार बनी तो वो सिख संगतां दी मंग ते हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध दी चोणां करवाउणगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मानयोग साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्होंने भी अज केंद्रीय मिनिस्टर ने उन्होंने वादा किया सी कि जदों जेकर तीजी बार हरियाणा सरकार बीजेपी पार्टी की बनती है तो असीं संगतां दी मंग ते असीं इहदियां चोणां करावांगे। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला सरबंस दानी अमृत के दाते पंथ दे वाली पुत्रां दे दानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश गुरपुरबंदियां देश विदेश दियां समूह संगतां नूं लख लख बधाइयां होवन जी। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शिक्षाओं, सद्भाव, साहस और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने मानवता के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अद्वितीय योगदान, विशेष रूप से निस्वार्थता, समानता और सेवा के उनके आदर्शों पर जोर डालते हुए देश के नागरिक अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आइए हम सब उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हों और एक दयालु और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दें। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज भिवानी के दोनों गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरबाणी कीर्तन के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के बारे में संगतों को विस्तार से गुरमत ज्ञान दिया और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंदर मोहन सिंह व गुरुद्वारा साहिब पुरानी देवसर चुंगी के प्रधान प्रेम मुटरेजा ने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया और पिता गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने शिष्य सहित शहीदी प्राप्त की। वर्ल्ड में ये मनाया जाता है, जितना त्यागी कोई नहीं हुआ। इन्होंने कौम पे अपने चारों बेटे, पिता, माता, अपनी वाइफ, 7-8 जने थे घर से, सारों को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। दो इनके लिए कहा जाता है एक भी लाल लखोया ना चारो पुत्र वतना ते वारे एक भी लाल लखोया दी। गोविंद सिंह जी का संदेश यह कि उन्होंने अपने धर्म के लिए
सरबंस वारा था और धर्म के खातिर अपने प्राण न्यौछावर जिसको कहते हैं, उन्होंने कहते हमारे हिंदू धर्म में पूरा परिवार वार दिया था। और आज उन्हीं के संदेश मार्ग को चलते सारे ना कि सिख संगत अन्य धर्म के लोग भी यहाँ आके नीचे बैठ के लंगर भाई सकते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के लंगर सकते हैं जी। और मैं यही उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह के प्रति इतनी आस्था व्यक्त की है। प्रदेश के ऐसे श्रद्धालु व जत्थे जो कि बैसाखी पर्व 2025 के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, वे जिला स्तर पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र एवं अन्य जिला के ऐसे श्रद्धालुओं, यात्रियों व जत्थों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कि बैसाखी पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे श्रद्धालु व जत्थे अपने आवेदन 15 जनवरी तक संबंधित उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। 4 फरवरी से 8 फरवरी तक अंबाला कैंट के खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें फिजिकल एवं मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और चंडीगढ़ के वे पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे जो प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे चरण के सभी चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2024 को जारी कर दिए गए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार भारतीय सेना के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9 से 10 फरवरी को यहीं पर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल एवं चंडीगढ़ की अग्निवीर महिला अभ्यर्थियों की भी भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। इनके एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है तो मुख्यालय भर्ती कार्यालय अंबाला के जानकारी कक्ष में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सौजन्य से आगामी 8 से 13 जनवरी तक फरीदाबाद के सतयुग दर्शन संस्थान में कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की संस्कृति विरासत को कश्मीरी युवाओं को रूबरू करवाना है। नेहरू युवा केंद्र की जिलाधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि इस कार्यक्रम में कश्मीर के 6 जिलों से 132 कश्मीरी युवा हिस्सा लेंगे। इसमें अनंतनाग, पुलवामा, बारामुल्ला, श्रीनगर, बडगाम जिलों के युवा हरियाणवी संस्कृति से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणवी कल्चर को भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खान पान और रहन सहन को प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम में आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। 6 जिलों से अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला, श्रीनगर, बडगांव से आएंगे और यहाँ पर विभिन्न हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई स्टॉल्स का आयोजन महिला मंडलों द्वारा लगाया जाएगा, जैसे कि एकता महिला मंडल खान पान से बाजरे की रोटी और जो हमारे हरियाणवी कुजीन्स हैं उनसे कश्मीरी युवाओं को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही साथ स्टार्टअप्स की स्टॉल्स का भी आयोजन किया जाएगा। इसका बेसिकली यही मतलब है जो कश्मीरी यूथ है और जो हरियाणवी यूथ है उन सबको आपस में भाईचारे की भावना और अपने वतन को बेसिकली भारत जो माता है उसको जानना विभिन्न सत्रों के द्वारा आयोजन किया जाएगा। वहीं सतयुग दर्शन ट्रस्ट में प्रोफेसर दीपेंद्र ने बताया कि इस परिसर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ विश्व का पहला ध्यान कक्ष स्कूल बना हुआ है और जहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं को यहाँ आत्मिक ज्ञान के प्रति भी प्रेरित किया जाएगा ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग कर सकें। 13 जनवरी तक ये विशेष कार्यक्रम सतयुग दर्शन ट्रस्ट के परिसर में आयोजित किया जा रहा है वसुंधरा में। ये ऐसा परिसर है जो अपने आप में ही आकर्षक है, अनूठा है, अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान कक्ष विश्व का पहला स्कूल संभाव समदृष्टि का स्कूल बना हुआ है जहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। जो युवा हमारे पास आ रहे हैं कश्मीर से, उन युवाओं को भौतिक ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान के प्रति भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार से मुक्त करने का नाम लेकर सत्ता में आए थे, आज वे भ्रष्टाचार के केस में ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं।
उन्होंने आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केजरीवाल बेशक जेल से बाहर हैं, मगर भ्रष्टाचार का केस अभी भी चल रहा है। केजरीवाल की जमानत हुई है, वे बरी नहीं हुए हैं। वहीं किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में दाखिल करने के मामले में अनिल विज ने कहा कि यह पंजाब का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जो हिदायत दी है वह उसकी पालना नहीं कर रही है। केजरीवाल जी जिस नाम को लेके सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार, उसी केस में जेल में काट के आए हैं और केस अभी चल रहे हैं। जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं। उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो देखिए, ये पंजाब का मामला है। पंजाब सरकार की क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें बाकायदा कमेटी बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट जो हिदायतें दे रहा है उनका भी वो पालन नहीं कर रहे। शायद वो किसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पंजाब के हालात खराब हो सके। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत के गांव चुलकाना स्थित धाम पहुंचे और प्रसिद्ध श्याम मंदिर में माथा टेका। गांव की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि समाज में अच्छाई प्रदान करने के लिए अच्छाई का वातावरण देना जरूरी है। वहीं करनाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हम निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि इस बार दिल्ली में भाजपा चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार का मामला है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ मसला नहीं है। केंद्र व किसानों को जल्द ही मिलजुल कर इसका हल निकालना चाहिए। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है, पार्टी ने भी शुरू कर दी है। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आएंगी, जब भी घोषित हो जाएंगे, उस समय फॉर्मेलिटी सारी चुनाव की पूरी की जाएंगी। जहां तक प्रदेश के नाते अगर मैं कहूं तो ये विषय पंजाब प्रदेश का ज्यादा है। हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। तो हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिया बातचीत करने के, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए। उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आए। दोनों तरफ से हाथ पड़ता तो उनको बढ़ाना चाहिए और आपस में बैठ बातचीत करनी चाहिए, उसी में से को हल निकले। मैं इस बार ऐसा कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एज ऊपर है और हम चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ेंगे। अंबाला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधोया के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कानूनी सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी परामर्श के साथ साथ उनकी विभिन्न समस्याओं का भी समाधान कर रहा है। पहले ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए अंबाला जाना पड़ता था, लेकिन ग्रामीण स्तर पर ही कानूनी सहायता केंद्र स्थापित होने से उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। एडवोकेट सरिता ने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटान करने के लिए यह कानूनी सहायता केंद्र खोला गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार और रविवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक कानूनी सलाहकार और वकील यहां उपस्थित रहेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट अम्बाला तक नहीं आ सकते और वो गांव में ही होते हैं और उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो असुविधाओं के चलते वहां तक पहुंच नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। इसलिए जो हमारे अपना DLSC ने ये पराक्रम रचा है कि हर गांव में हमें हर स्तर पर पहुंचना है ताकि लोगों तक कानूनी सहायता मुहैया कराई जा सके। और इसके अलावा ये जो कैंप है हर संडे लगता है 2 से 5 बजे तक। आप में से कोई भी, जनता में से कोई भी व्यक्ति आके कानूनी सहायता ले सकता है, कानूनी मदद ले सकता है। अगर कोई भी उनको आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है कि जिसको कानूनी सहायता की जरूरत है, वो आकर हमें बता भी सकता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि न्यायालय का यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जिससे हर व्यक्ति को कानूनी जानकारी और सहायता आसानी से मिल पाएगी। पहले उन्हें अंबाला जाना पड़ता था, लेकिन अब ग्रामीण स्तर पर ही उन्हें कानूनी सुविधा उपलब्ध होने से उनके धन और समय दोनों की बचत हो रही है। समाज सेवा का काम करते हैं और ये लड़के की पेंशन नहीं लग रही, इसके लिए हम वकील साहब के पास आए। हमारे नाम अभी हुए, अभी बात करवा रहे हैं। वकील साहब भी अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। हमें लोगों को जाने के लिए दिक्कत नहीं होगी, हमें अच्छी बात है। बहुत ही बढ़िया है। आम जनता को अपने गाँव के नजदीक एक सेंटर मिल रहा है। अदरवाइज इसी कार्य के लिए इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। तो
फाइनेंशियली भी लोगों को लाभ हो रहा है, मेंटली भी फायदा हो रहा है और सुविधा भी मिल रही है। यही इससे प्रदेश के राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल कल पलवल के दुधोला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के 1 लाख ऐसे युवाओं की राजनीति के अंदर समायोजित किया जाएगा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। केंद्र व प्रदेश सरकार देश के युवाओं की मल्टी डायमेंशनल प्रतिभा को विकसित करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को खेलों में भी मेडल की खान कहा जाता है। इसका श्रेय वर्तमान हरियाणा सरकार की खेल नीति को जाता है। तो दूध दही का खाना होता था, लेकिन आज उसमें मेडलों की खान कहने का काम जो हरियाणा को खिलाया गया युवाओं ने कहा। और हरियाणा की सरकार युवाओं को और बढ़ावा देने के लिए कि और ज्यादा खेलों के अंदर जगह जगह खेल नर्सरी हो, उनको पारितोषिक सबसे ज्यादा देने का काम हो, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने का काम नौकरी द्वारा हो और चाहे स्किलिंग का काम हो, सभी के अंदर बहुत तेजी से हरियाणा की सरकार काम कर रही है। और अभी जैसे हमारे युवा साथी भाई गौरव गौतम ने बनाया, इस स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ 100 एकड़ के अंदर एक और जो नया संस्थान क्या बता रहे थे गौरव जी, अभी तैयारी वर्ल्ड स्किल सेंटर जो बनाने की बात है, उसकी भी सोच आई है। जब सोच आई है तो उसको धरातल पे लाने का काम भी करेंगे। वहीं युवा महोत्सव के समापन अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए देश व प्रदेश की सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम है 12 जनवरी को युवा दिवस पर भारत मंडपम में, उसमें हमारे हरियाणा का पक्ष मजबूती से हमारे ये हरियाणा के युवा जिन्होंने आज युवा महोत्सव में हिस्सा लिया है, मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम। ये कार्यक्रम हर जिले के हर समय पर किसी न किसी जिले में होता है, तो इस बार इसका होस्ट करने का मौका पलवल को मिला है। पलवल के युवाओं ने भी बहुत सहयोग किया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में फोक सॉन्ग सोलो में रोहतक पहुंचे पहले फतेहाबाद दूसरे व सिरसा तीसरे स्थान पर रहा। डिक्लेमेशन में सोनीपत प्रथम, रेवाड़ी दूसरे व फरीदाबाद तीसरे स्थान पर रहा। वहीं कहानी लेखन में पानीपत पहले, भिवानी दूसरे व कुरुक्षेत्र तीसरे और पेंटिंग में करनाल प्रथम, अंबाला द्वितीय व कैथल तृतीय रहा। फोटोग्राफी में कैथल प्रथम, पानीपत दूसरे व हिसार तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कल हिसार का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित शहरी खेती एक्सपो पर फूल उत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वेजिटेबल ग्राफ्टिंग यूनिट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर विवेक जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अत्यधिक फायदा हो और कम लागत पर उन्हें अच्छी आमदनी हो सके। उन्होंने अलग अलग स्थानों का अवलोकन करते हुए कहा कि यहाँ का म्यूजियम देखकर हरियाणा के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। प्रदेश के इतिहास, परंपरा, वस्त्र, आभूषण जैसे कई पहलुओं का समावेश इसमें रखी धरोहर में देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने हिसार से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया। पुरानी बातें, घटनाएं कई जो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं, वो फिर यादें ताज़ा हो गई। अच्छा कैंपस आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है और साथ में डॉक्टर साहब ने जो मुझे पूरा भ्रमण कराया, इस कार्यक्रम के अलावा जो लैब्स में ले गए या संग्रहालय में, तो बहुत खुशी हुई ये देख करके कि HAU ने एक संग्रहालय ऐसा बनाया है कि जिसमें आकर के अगर आप अपना पूरा 2-1 दिन लगाए कोई भी व्यक्ति, तो बहुत सारी जानकारी उसे सारे हरियाणा की यहीं से मिल सकती है, इतिहास की और हरियाणा की परंपराओं की, वस्त्र आभूषण की, हर तरह की सूचना यहाँ से मिल सकती है। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस संग्रहालय से काफ़ी प्रेरित किया जाता है इस संग्रहालय को विजिट करने के लिए। मेरे विचार में बहुत अच्छा एक बड़ा कदम है इस तरह के संग्रहालयों की
काफ़ी कमी है, जहाँ पे हम अपनी धरोहर को दिखा सकें आने वाली नई पीढ़ी के सामने। इसके बाद मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक से पहले उन्होंने एयरपोर्ट का अवलोकन भी किया। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट के हैंगर, लाइटिंग, टर्मिनल के साथ साथ एयरपोर्ट के लिए एक्वायर जमीन व अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने बैठक में एयरपोर्ट के अब तक के हुए विकास कार्य बारे प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें जानकारी दी। इस दौरान हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम जारी है। साथ ही जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, अयोध्या और जम्मू के लिए MOU हो चुके हैं। डॉक्टर विवेक जोशी ने इस दौरान बेंगलुरु में आगामी दिनों में होने वाले एयर शो के दौरान यहां से संबंधित स्टॉल लगाने का सुझाव भी दिया। साथ ही कहा कि सुरक्षा के लिहाज से जितने पैमाने होते हैं उनका जरूर ख्याल रखें। उधर मुख्य सचिव ने हिसार मंडल में आने वाले जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कमिश्नर A श्रीनिवास भी मौजूद रहे। 2 चरणों में हुई बैठक में अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को लेकर अपडेट मुख्य सचिव के सामने रखी। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तेजी से काम किया जाए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में कल अचानक आग लग गई। घटना शाम करीब 4 बजे की है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नुकसान के आकलन के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अग्निशमन अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि उन्होंने सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा और ज्यादा नुकसान होने से पहले ही आग पर नियंत्रण पा लिया गया। जी ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੜੇ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਹਮਣੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪੱਪੂ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 11 ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 32 ਚੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਿਨੇਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੁਡਨ ਦਾ ਸਮਾਨ हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल औषधि के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। नई दिल्ली में CAIR के स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य इस औषधि को बनाने के लिए आयातित तत्वों पर निर्भरता कम करने और पैरासीटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान उन्होंने असामान्य और विशिष्ट दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया दोनों का इलाज करने के लिए भारत में पहली बार स्वदेशी तौर पर विकसित एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन जैसी औषधियों की स्वदेश में निर्मित दवाइयों की एक श्रृंखला का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में सैनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर द्वारा मंडपम पैलेस में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके अभिवादन से अभिभूत हूँ। हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। जनता ने मुझे जो सम्मान की पगड़ी दी है, मैं उसका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं समाज के गौरव को बढ़ाने का काम करूंगा। इस अवसर पर उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुल्ले, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद सैनी और अन्य महान विभूतियों को याद कर नमन किया।
बेटे के सिर के ऊपर सम्मान की पगड़ी रखी है। मैं ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अभी जो 3 तारीख गई है, देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी की भी जयंती है। महाराजा सूरसैनी जैसे योद्धा आपके समाज से ही हैं और मुझे खुशी है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन जैसा निर्माण करने वाला कलाकार नेक चंद सैनी जो पद्म विभूषण से सुसज्जित है, ऐसे सब महान योद्धाओं को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से शिक्षित बनने और समाज की तरक्की में योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं का देश के निर्माण में अहम योगदान है, इसलिए युवाओं को शिक्षित बनकर भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाते हुए जनता को भयमुक्त और सुरक्षित माहौल देने का काम किया है। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।